नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करता है। उसे पता होता है कि उसे अपने जीवन में किस स्तर पर जाना है। उसे यह पता होता है, वह यह जानना चाहता है कि उसे कहाँ तक जाना चाहिए। ये उसकी योग्यताएं क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, वह इस बात को जानता है और उसी के अनुसार वह अपना लक्ष्य भी निर्धारित करता है। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए अनिवार्य पात्रता क्या है या योग्यता क्या है। देखिए, जो लोग शिक्षण इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, जो शिक्षण से जुड़ना चाहते हैं, वो या तो स्कूलों में पढ़ाएंगे या कॉलेजेस में पढ़ाएंगे या विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे। तो इसके लिए उन्हें कुछ क्राइटेरिया जो है उसे पूरा करना होता है। जैसे कि आज मैं आपको स्पेशली बताने जा रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस है जो कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट की है या जो फाइनल ईयर में है। तो उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ नेट, जेआरएफ और एसआरएफ के बारे में, जिस परीक्षा को पास करके आप कॉलेजेस में पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। आप व्याख्याता हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, आगे जाकर के आप रीडर और प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं। चूंकि ये बहुत डिमांडिंग वीडियो थी, बहुत समय से स्टूडेंट्स इस वीडियो को चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब जो है नेक्स्ट एग्जाम नेट का जो है वो दिसंबर में आने वाला है, लिहाजा आपकी तैयारी कैसे हो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। देखिए, विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस में व्याख्याता बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम की एक संस्था है जो वर्ष में 2 बार नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन करती है। यह परीक्षा जो है वो जून के महीने में होती है और दिसंबर के महीने में होती है। इस परीक्षा में के साथ एक और परीक्षा भी जुड़ी होती है जिसे कि जेआरएफ कहते हैं। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कनीय शोध अध्येता, जिसका कार्यकाल जो है, जिसका समय जो है वो 2 वर्षों का होता है। इसके बाद यदि आपका रिसर्च अच्छा हुआ तो जेआरएफ के जो कैंडिडेट हैं वो एसआरएफ के योग्य हो जाते हैं। एसआरएफ मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वरीय शोध अध्येता वो बन जाते हैं यूजीसी के, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। अब आइए आपको बताते हैं कि ये परीक्षा कौन सी एजेंसी लेती है। तो ये परीक्षा लेती है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। इस परीक्षा को संचालन करती है, इस परीक्षा का संचालन करती है। तो ये बहुत ही अनिवार्य परीक्षा है जो आपको व्याख्याता बनने के लिए पास करना ही पड़ता है। अब इसमें अनिवार्य योग्यता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप किसी भी संकाय के छात्र छात्रा हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपने अपनी मास्टर डिग्री 55% 55% अंकों के साथ में पूरा किया हो। इसमें यदि आप 54.9% भी आपका नंबर होता है तो आप इस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए। अब रही बात कि नेट और जेआरएफ, इसमें क्या अंतर है। देखिए, नेट जो है ये एक सर्टिफिकेट है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से दिया जाता है, जिसका मतलब यह है कि आपने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आप किसी भी कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अलग से लिखित परीक्षा नहीं देनी है, सिर्फ आपको इंटरव्यू फेस करना है। और दूसरा है आपका जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जिन लोग नेट की परीक्षा देते हैं और वो जो 31 वर्ष से नीचे के हैं, महिलाएं जो 35 वर्ष से नीचे की हैं, अगर वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उन्हें जेआरएफ देता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी वो रिसर्च के लिए योग्य हो जाते हैं। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो विश्वविद्यालय में करवाना पड़ता है अपने ही डिपार्टमेंट में, और उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद में आप अपना शोध कार्य जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं कि आप कितनी बार नेट की परीक्षा दे सकते हैं। तो नेट की परीक्षा आप अनगिनत बार दे सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है।
जब तक कि आप 65 ईयर्स के नहीं हो जाते, आप बार बार नेट की परीक्षा दे सकते हैं। नेट की परीक्षा यदि आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक सर्टिफिकेट देता है, और ये सर्टिफिकेट जो है आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। वहीं यदि आपने मेरिट में जगह बनाई है, यदि आपने नेट में भी मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, तो आपको जेआरएफ मिलता है, लेकिन उस कंडीशन में जबकि आपकी उम्र जो है वो निर्धारित जो किया गया है वही हो। जैसे कि पहले जेआरएफ की मिनिमम एज लिमिट जो थी वो 28 वर्ष थी, जिसे अब 31 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा जेआरएफ के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी मिले हुए हैं, जैसे कि जो नॉन क्रीमी लेयर है हमारे समाज में और महिलाएं हैं, उन्हें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। यानी महिलाएं जो है वो 37 साल की उम्र तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकती है। ये साथ साथ ही हो जाता है, जब आप नेट का फॉर्म भरते हैं साथ ही साथ आपका जेआरएफ का भी ऑप्शन रहता है। आपको अलग से जेआरएफ के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है। दूसरी बात है कि यह एजेंसी जो है साल में 2 बार परीक्षा कंडक्ट करती है। एनटीए जो है 2 बार परीक्षा कंडक्ट करती है, एक आपका जून के महीने में, दूसरा आपका दिसंबर के महीने में। जून के महीने का जो फॉर्म है वो आपको मार्च में भरा जाता है, और दिसंबर के महीने का जो फॉर्म है वो आपको सितंबर में भरा जाता है। इसके लिए आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, मैंने आपको बताया है कि 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। पहले ये मिनिमम जो था एज लिमिट जेआरएफ के लिए 28 साल था, जिसे कि अब बढ़ाकर 31 साल कर दिया गया है, और साथ ही 5 साल का रिलैक्सेशन लेडीज को और प्लस नॉन क्रीमी लेयर को भी दिया गया है। इसमें आपको 2 पत्रों की परीक्षा देनी होती है, जिसमें पहला पत्र जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इससे शिक्षण गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें आपका रीजनिंग भी शामिल होता है, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन भी शामिल होता है। तो ये सारी चीजें, आपको ग्रामर भी थोड़ा आना चाहिए, आपको व्याकरण की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको संख्यात्मक ज्ञान भी होना चाहिए, रीजनिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार बैंकों का जो एग्जाम होता है तो उनका जो जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है उसका फर्स्ट पेपर आएगा। तो आप कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां रीजनिंग वगैरह की तैयारी होती हो, जहां टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ाई होती हो, वहां आप थोड़े समय रह करके 1-2 महीना इसकी प्रैक्टिस करके आप ये एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं। आपका सेकंड पेपर जो है वो है आपका अपना सब्जेक्ट जो आपने नेट के लिए सेलेक्ट किया है। जैसे यदि मान लीजिए आपने इतिहास सेलेक्ट किया है, तो इसमें आपका इतिहास से जुड़ा हुआ जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा? यदि आपने इतिहास को सेलेक्ट किया है तो आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आपको आज मैं ये बता दूं कि लगभग 4-5 साल पहले जो नेट का एग्जाम था उसमें 3 पेपर हुआ करते थे। पहला तो रीजनिंग था, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव था अपने सब्जेक्ट का, और तीसरा आपका सब्जेक्टिव था अपने सब्जेक्ट का। बाद में चल करके 3 पेपर की जगह 2 पेपर कर दिए गए, यानी कि फर्स्ट पेपर रीजनिंग और सेकंड पेपर जो है वो आपका अपना सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। लिहाजा अब ये एग्जामिनेशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आपको टिक करना है, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है। तो आप बकायदा यदि थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप आसानी से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। रही बात कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको जो किताब सबसे अच्छी लगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव की किताब, आप उससे तैयारी कर सकते हैं, या साथ में आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है तो मैं जल्दी ही नेट की एक पूरी सीरीज लेकर आपके पास आऊंगी। आप लगातार मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। फर्स्ट पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, सेकंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि 3 घंटे का होता है, और इस 3 घंटे में ही आपको अपने सवालों के जवाब टिक करने होते हैं। रही बात कि 2 बार एग्जामिनेशन होता है, वो मैंने बता ही दिया। हाँ, एक बात जो जरूरी बात वो आपको ये जानना है कि यदि आप जेआरएफ कंप्लीट कर लेते हैं तो अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपको प्रति माह 31 से लेकर 32,000
के बीच में, यानी मोटा मोटी मान लीजिए 32,000 रुपए प्रति माह देता है, जो कि आपके शोध के लिए होते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का टाइम जो है वो 2 सालों का होता है। 2 साल आप जूनियर रिसर्च फेलो कहलाते हैं। और यदि आपका रिसर्च वर्क अधूरा रहता है या आपको और समय की जरूरत होती है, तो विश्वविद्यालय है वो अपनी ओर से एक कमेटी गठित करती है, जो कमेटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सजेस्ट करती है कि अभी रिसर्च वर्क का प्रोग्रेस जो है वो अच्छा है और अभी कुछ और समय की आवश्यकता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वरीय शोध अध्येता के लिए मंजूरी देती है और शोध के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे उपलब्ध कराती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को 5 वर्षों के लिए, मतलब मैक्सिमम जो पीरियड है जेआरएफ एसआरएफ का वो 5 ईयर्स है, इन 5 सालों में आपको अपनी थीसिस जमा कर देनी होती है। उसके बाद आपके लिए बहुतेरे दरवाजे खुले होते हैं, कहीं भी वैकेंसीज निकलती हैं। आप जानते हैं सरकारी कॉलेजेस है, इसके अलावा जो है वो अन्य कॉलेजेस भी हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस भी है। तो आप इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप वहां अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके लेक्चरर के रूप में। साथ ही साथ आपको अलग से बेनिफिट भी मिलता है यदि आप जेआरएफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, मैं खुद भी नेट जेआरएफ एसआरएफ सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने ये 2006-07 में ही कर लिया था। तो तब से लेकर के आज तक लगातार नेट की भी तैयारी करवाती आ रही हूँ। तो निश्चित तौर पर ये टिप्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इस टिप्स को ध्यान में रखिए। अगला फॉर्म जो है वो सितंबर में आने वाला है। आप इस फॉर्म को भरिए, आप मेरी वीडियोस देखिए और आपको सबसे ज्यादा बढ़ के है अपने सब्जेक्ट पर पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। और ये कमांड किस तरह से हो, कम से कम समय में हम नेट की तैयारी किस तरह से करें, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इतनी जानकारी अपने पास रखें। धन्यवाद।